अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CNS से रिलेटेड है। कल हमने अपने लेक्चर में जनरल ओवरव्यू लिया था नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या होते हैं, उसकी फंक्शनल एनाटमिकल एंड फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल जो है वो हमने क्लासिफिकेशन भी देख ली थी। तो आज हम CNS शुरू करेंगे। CNS के अंदर अब हमें पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन एक आपका सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो कि क्रेनियल कैविटी के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ होता है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/50 ऑफ द बॉडी वेट। जितनी भी आपकी सारी मूवमेंट्स या फंक्शंस बॉडी के अंदर जितने भी आपके काम हो रहे होते हैं वो सब जो है वो ब्रेन के थ्रू हाईली सोफिस्टिकेटेड परफॉर्मेंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। इन 4 मेजर पार्ट्स के नाम क्या है? सेरिब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, डाइएन्सेफेलोन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम जो है फर्दर 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट हुआ हुआ होता है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास मिड ब्रेन आता है, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डाउनवर्ड जो है वो कंटिन्यू करता है एज एन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली हमारे पास एक पार्ट पड़ा हुआ होता है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। ब्रेन स्टेम से ऊपर डाइएन्सेफेलोन पड़ा हुआ होता है जो कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह पे कंसिस्ट किया हुआ होता है। और सबसे मेजर पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। ये हमारे पास पूरी डायग्राम है। ये सारे जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है इन द वाइट कलर, ये हमारा सेरिब्रम है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रम। इसको बेलम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आता है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डाउनवर्ड जो है वो कंटिन्यू होता है एज एन स्पाइनल कॉर्ड। फोरामेन मैग्नम से ये बाहर निकलता है स्कल से। ये जो पोस्टीरियरली आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेरिबेलम। इस के पीछे जब हम जाते हैं तो फिर हमें डाइएन्सेफेलोन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह नज़र आता है। ये यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये हमने सैजिटल सेक्शन काटा है, ब्रेन को पूरे हाफ राइट एंड लेफ़्ट हाफ में डिवाइड किया। तो ये ऊपर जो हमें स्ट्रक्चर पहले नज़र आ रहा था ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। इसके मैंने आपको कहा था पीछे जब आप जाएंगे या इससे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पर ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोन्स शुरू हो गया, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा शुरू हो गया और फिर नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि इसके पोस्टीरियर हम देख कर आए थे सेरिबेलम है। ये हमारा पूरा सैजिटल सेक्शन है। सैजिटल सेक्शन भी बता दिया आपको कि किस तरह से राइट एंड लेफ़्ट हाफ में हमने डिवाइड किया, बॉडी को बिल्कुल मिडिल में से कट किया। इस तरह से हमें ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस यानी इन अदर वर्ड्स डाइएन्सेफेलोन जो है वो नज़र आया। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसको हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, सेंसरी रिलेटेड, मोटर रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड, कॉग्निटिव रिलेटेड, वो सारे जो हैं वो सेरिब्रम के कंट्रोल में होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स से मिलकर बना हुआ होता है एंड बेसल न्यूक्लियाई। जो बेसिकली इसमें ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर की कंपोजिशन है वो ये होती है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ग्रे मैटर की होती है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास वाइट मैटर होता है और उस वाइट मैटर के मज़ीद डीप आप जाएंगे तो फिर हमारे पास दोबारा से ग्रे मैटर आ जाता है जिसको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं या बेसल गैंग्लिया भी हम इसे बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ, सबसे ऊपर हमारे पास एक ग्रे मैटर की लेयर होती है जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। डीप टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास वाइट फाइबर्स होते हैं जिसको हम ग्रे वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रैक्स बनाते हैं। ये भी हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। और उसके मज़ीद डीप हमारे पास कलेक्शन होती है ग्रे मैटर की जिनको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं।
ग्रॉसली हमने कह दिया कि पूरे हम सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर या ग्रूव के थ्रू इंटीरियरली सेपरेट किए जाते हैं एंड दीज आर ऑक्यूपाइड बाय द फाल्क्स सेरिब्री। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मेनिंजिस से बनता है। ये जब हम मेनिंजिस वाला पढ़ेंगे चैप्टर पोर्शन तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ये मेनिंजिस से बनने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। हेमिस्फीयर्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिब ऑफ द ग्रे मैटर, an internal region of the white matter and a grey matter nuclei deep within the white matter। ये मैंने अभी सारी आपको कंपोजिशन बता दी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा डार्क में सारी आउटलाइन, दिस इज़ द ग्रे मैटर, ठीक है, यानी इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। इसके डीप आप जाएंगे तो ये आपको फाइबर्स की तरह की चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ द वाइट मैटर, ये फाइबर्स बने हुए हैं। और डीप टू द वाइट फाइबर्स हमें दोबारा से जो है वो ग्रे जो है वो नज़र आ रही है एक्यूमुलेशंस या ग्रे मैटर की एक्यूमुलेशंस, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, बेसल न्यूक्लियाई। इस तरह से हमारे पास पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ग्रॉस भी पढ़ लिया हमने, उसकी ग्रे मैटर और वाइट मैटर के हिसाब से कंपोजिशन भी पढ़ ली। आउटर ग्रे मैटर जो है वो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। इसकी जो थिकनेस है वो 2 to 4 मिलीमीटर होती है एंड cerebral cortex contains the billions of neurons arranged in the layers। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इस तरह से बहुत सारी लेयर्स, ये सुपरफिशियल लेयर हो जाएगी, इसके डीप भी हमें इसी तरह से जो है वो नज़र आएंगे कर्व्स, फोल्ड्स। इन कर्व्स एंड फोल्ड्स से हमारे पास एक दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो एलिवेशन है, ये जो आपको एलिवेशन नज़र आ रही है इसको हम गायरस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको इस डायग्राम के अंदर सही से नज़र आएगी। ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमें एलिवेशंस फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो कि सेपरेट करता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर को। ये एलिवेशंस हैं, इन एलिवेशंस को हम गायरस बोलते हैं, सिंगुलर गायरस एंड प्लूरल गायराई। और इसके बीच में जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये सल्कस नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सल्कस सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल हम इसको सल्काए बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स गायराई एंड सल्काए से मिलकर बना हुआ होता है। डीप टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाइज द वाइट मैटर। During the embryonic development, when brain size increases rapidly, the grey matter of the cortex enlarges much faster than the deeper white matter। अब ये जो गायराएँ हैं और सल्काएँ हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं। हम जो है ना वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हम सिर्फ अभी उन्हीं को पढ़ेंगे। हमारा जो है वो एक सल्कस आता है जिसको हम सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। ये जहाँ पे इस टाइम आपका जो है वो मैं ड्रॉ करती हूँ। ये जहाँ पे इस टाइम रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हमारा सेंट्रल सल्कस कहलाता है, ठीक है। इस सेंट्रल सल्कस से बिल्कुल इंटीरियर जो गायरस होगा, ये जो इस टाइम मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये हमारा प्री सेंट्रल गायरस कहलाता है और ये मोटर एरिया है या मोटर मोमेंट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर टू दिस सेंट्रल सल्कस इज़ द गायराई नेम्ड एज पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड प्री सेंट्रल गायरस। जो सेंट्रल सर्कस से इंटीरियर होगा उसको हम प्री सेंट्रल बोलेंगे, जो सेंट्रल सर्कस से पोस्टीरियर होगा उसको हम पोस्ट सेंट्रल बोलेंगे। दिस इज़ द मोटर एंड दिस इज़ द सेंसरी। इसके मज़ीद अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास ये जो सल्कस होगा उसको हम प्री सेंट्रल सल्कस बोलेंगे। इसको मैं अब हाईलाइट करती हूँ विद द ग्रीन। ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट होने लगा है ये हमारा प्री सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। प्री सेंट्रल सल्कस से आगे की जो गायराएँ होंगे वो 3 तरह के होते हैं। सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, क्योंकि अब ये फ्रंटल लोब के अंदर चला गया, मिडल फ्रंटल गायरस एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस।
ये सारा जो है वो इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है, और ये मिडल फ्रंटल गायरस, और ये हमारा जो है वो सुपीरियर फ्रंटल गायरस। इसी तरह से बहुत सारे गायराए एंड सल्काएँ हैं। हमने अभी तक मेजर जो बात की वो सेंट्रल सल्कस की बात की, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। इसी तरह से हमारे पास एक सल्कस होता है जिसको हम लेटरल सल्कस बोलते हैं, जिसको मैं इस टाइम ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ। दिस लेटरल सल्कस डिवाइड्स 2 डिफरेंट लोब्स। अभी हम सारे लोब्स भी पढ़ लेंगे। लोब्स जिस तरह से जिस बोन के नीचे जो पार्ट होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, हम उसको वही नाम दे देते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसी तरह से ये सारी लोब्स डिफरेंट सल्काए से जो है वो सेपरेट की जाती हैं। जैसे हमने ये सेंट्रल सल्कस पढ़ा, ये सेंट्रल सल्कस फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करता है। इसी तरह से जो लेटरल सल्कस है वो सेपरेट करता है पैराइटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। पैराइटो ओसिपिटल सल्कस जो है यहाँ पे जो आपको प्रोमिनेंट, ये इस व्यू में आपको सही से नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है पैराइटो ओसिपिटल सल्कस, ये पैराइटल पार्ट को ओसिपिटल पार्ट से सेपरेट करता है। तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंट बातें जो सीखी वो गायरस था, सल्कस था, 3 से 4 इम्पोर्टेंट सल्कस के नाम देखे जो लॉब्स को डिवाइड कर रहे थे, और प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस को देखा कि वो क्या हैं और कहाँ पे पड़े हुए होते हैं। द 2 ऑफ द हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड इंटरनली बाय द बैंड ऑफ वाइट फाइबर्स नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ग्रॉसली हमने जो देखा था कि हमारे पास जो सेरिब्रम होता है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट हुआ होता है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू सेपरेट हुए हुए होते हैं। ये हमारा इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू जो है वो सेपरेट हुए हुए होते हैं, बट दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वाइट फाइबर बैंड्स नोन एज कॉर्पस कैलोसम। लोब्स के नाम भी मैंने बता दिया, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल लोब। सेंट्रल सल्कस बता दिया कि वो आपके फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करते हैं। गायरस बता दिया कि प्री सेंट्रल गायरस होता है इंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, और ये मोटर एरिया को कंसिस्ट किए हुए होते हैं। दीज आर द डिफरेंट लोब्स। ये जो इंटीरियर पड़ा हुआ है ये सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। इसके आगे का सारा पोर्शन जो है वो फ्रंटल लोब है। ब्लू में जो हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। इसके अलावा हमारा एक 5th पार्ट होता है ऑफ द सेरिब्रम विच इज़ नोन एज इंसुला। सल्कस भी बता दिए। लेटरल सेरिब्रल सल्कस सेपरेट्स द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस सेपरेट्स द पैराइटल लोब फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब। 5th पार्ट इज़ इंसुला, जो सरफेस ऑफ द ब्रेन पे नज़र नहीं आता क्योंकि ये लेटरल सेरिब्रल सल्कस के अंदर होता है। ये जब हम बेसल न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब आपको प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ जाएगा। अब हम बात करें वाइट फाइबर्स की। वाइट फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और हमने कल उसकी एक टर्म पढ़ी थी कि वो ट्रैक्स कहलाते हैं अगर वो CNS के अंदर हों। अगर CNS के बाहर होंगे तो फिर दे विल बी टर्म्ड एज नर्व्स। तो 3 तरह के ट्रैक्स बनते हैं, एसोसिएशन ट्रैक, कमिशरल ट्रैक्स एंड द प्रोजेक्शन ट्रैक। एसोसिएशन ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं जो विद इन द सेम हेमिस्फीयर नर्व इम्पल्स को पास करेंगे। यानी अगर राइट हेमिस्फीयर है तो राइट हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब से पैराइटल लोब तक का जो ट्रैक होगा, फाइबर्स की जो पाथवे होगी, दैट विल बी द एसोसिएशन ट्रैक, कमिशरल ट्रैक्स। ये ट्रैक्स उन माइलिनेटेड फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर्स बट अलोंग द कोरस्पॉन्डिंग गायराई। यानी अगर पोस्ट सेंट्रल गायरस से ट्रैक जा रहा है तो वो ऑपोजिट हेमिस्फीयर के पोस्ट सेंट्रल गायराई तक ही जाएगा। ऑपोजिट हेमिस्फीयर
बट द कोरेस्पॉन्डिंग गायरे, तो फिर हमारे पास ये कमीशर जो है वो आपका ट्रैक जो है वो कमीशरल ट्रैक कराएगा। इसके 3 टाइप्स हैं या 3 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, जो ब्रेन को 2 हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट कर रहा था, जिसको हमने कहा था कि ये वाइट फाइबर्स के बैंड हैं। इसके अलावा इंटीरियर कमीशर फाइबर्स होते हैं एंड पोस्टीरियर कमीशर फाइबर्स, ये ट्रैक्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ट्रैक्स। प्रोजेक्शन ट्रैक्स वो ट्रैक्स होंगे जो कि नर्व इम्पल्सेस को कैरी करके जाएंगे या नर्व इम्पल्सेस को लेकर आएंगे। बेसिकली ये कैरी करते हैं, ये ट्रैक्स सेरिब्रम को ब्रेन के बाकी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे थैलेमस हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है। ये इंटरनल कैप्सूल वाइट बैंड के फाइबर्स होते हैं दैट कंटेन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक्सॉन्स। यानी बेसिकली ये अगर सेंसरी न्यूरॉन होगा तो लेकर आने वाले फाइबर्स होंगे, और अगर मोटर न्यूरॉन के ट्रैक्स होंगे तो आपके मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाने वाले होंगे, ठीक है। यानी उस टाइम वो मैसेज जो है वो सेरिब्रम से लेकर ब्रेन के बाकी पार्ट्स या बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे, और अगर असेंडिंग हो गए तो ब्रेन के बाकी पार्ट्स या बॉडी के पार्ट्स से लेकर सेरिब्रम की तरफ आएंगे। तो जो प्रोजेक्शन ट्रैक्स हैं वो आपका कनेक्टिंग ट्रैक्स हैं सेरिब्रम का विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एसोसिएशन ट्रैक सेम हेमिस्फेयर में नर्व इम्पल्स पास करेंगे, वो कहलाएंगे। कमीशरल ट्रैक्स ऑपोजिट हेमिस्फेयर बट द कॉरेस्पॉन्डिंग गायरा, सेम गायरस से मैसेज लेकर जाएंगे। इसके 3 ग्रुप्स हमने सब ग्रुप्स पढ़े, कॉर्पस कैलोसम, इंटीरियर कमीशर फाइबर्स एंड पोस्टीरियर कमीशर फाइबर्स। प्रोजेक्टिंग फाइबर्स वो थे जो ब्रेन के सेरिब्रम को बाकी पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे सारे फाइबर्स हैं। कमीशर ट्रैक्स जो कि हमारे पास कॉर्पस कैलोसम है, और इंटीरियर कमीशर फाइबर्स हैं और पोस्टीरियर कमीशर फाइबर्स हैं। दिस इज़ द इंटीरियर साइड ऑफ द ब्रेन एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन। ये मिड सैजिटल सेक्शन दिखाया हुआ है। कमीशर एंड प्रोजेक्टिंग फाइबर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो कॉर्पस कैलोसम दिखाया गया, जो कि आपका कॉर्पस कैलोसम जो है वो टाइप है कमीशर ट्रैक्स की। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली भी हमने लेयर पढ़ ली, वाइट फाइबर्स भी पढ़ लिए। अब हमने कहा था कि वाइट फाइबर्स के अंदर मज़ीद हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, या बेसल गैंग्लिया भी इसको बोला जाता है। जबकि हम डेफिनेशन पढ़कर आए थे कि गैंग्लिया जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ आउटसाइड द सीएनएस को हम कहते हैं गैंग्लिया। तो फिर ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हुई हुई है, सेल बॉडीज़ जमा हुई हुई हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड गैंग्लिया। तो बहुत सारे जो बुक्स हैं वो इसको गैंग्लिया भी लिखती हैं, और कुछ बुक्स है जो हैं वो इसको न्यूक्लियाई भी लिखती हैं। बेसल न्यूक्लियाई एंड बेसल गैंग्लिया एक ही चीज़ के 2 नाम है, इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, अब बेसल न्यूक्लियाई के अंदर, ये बेसल गैंग्लिया के अंदर हमारे पास 3 न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। फ़िलहाल अभी हम 2 न्यूक्लियाई की बात करेंगे, जिनमें से एक का नाम ग्लोबस पैलिडस है और दूसरे का नाम प्यूटामेन है। ये दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस का नाम बनाते हैं, जिसको हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ग्लोबस न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन न्यूक्लियस दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अब बेसिकली इस तरह से होता है कि आपने ब्रेन को मिड सेक्शन में कट किया, ठीक है, इस तरह से करें, मिड सेक्शन में कट किया। मिड सेक्शन से आपका क्या होगा कि बिल्कुल मिडल से जब आप इसको कट करेंगे तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास थैलेमस होगा। थैलेमस के आप मज़ीद बाहर जाएंगे तो फिर हमारे पास इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स होंगे। इंटरनल कैप्सूल फाइबर्स के बाद मज़ीद आप अंदर जाएंगे तो फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा उसको हम ग्लोबस पैलिडस न्यूक्लियस बोलते हैं।
तो ग्लोबस पैलिडिस न्यूक्लियस इज क्लोजर टू द थैलेमस and putamen is closer to the cerebral cortex. Together they form a structure which is known as lentiform nucleus. हमने कहा था बेसल न्यूक्लियाई के अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, एक ग्लोबस पैलिडिस, प्यूटामेन, और तीसरा जो है वो हमारे पास कौन सा हो गया, कोमा शेप्ड आपका जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। इस कॉर्डेट न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, बॉडी होती है और एक टेल होती है। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस जब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ मिलता है तो फिर हम इसको कॉर्पस स्ट्रिएटम बोलते हैं। स्ट्रेटम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस होती है, क्योंकि इसके आगे पड़े हुए जो इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स होते हैं वो पास कर रहे होते हैं और इसके पाथवे की वजह से हमें ये स्ट्रिप्ड लाइक अपीयरेंस देता है। ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने कहा था कि टोटल जो बेसल न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडिस एंड प्यूटामेन मिलकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहलाते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिलकर कॉर्पस स्ट्रिएटम बनाते हैं। अब ये हमारे पास कोमा शेप्ड कॉर्डेट न्यूक्लियस है। इसका एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और एक टेल होती है। टेल के एंड पे हमें एक स्वेलन स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम एमेग्डालाइड बॉडी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लोबस पैलिडिस एंड प्यूटामेन से। ये हमारे पास फ्रंटल प्लेन में उसका सेक्शन कट किया हुआ है। इसको ये आपका एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है। इसको इस तरह से कट किया, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये यहाँ से कट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से कट किया, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सल्कस एंड गायरा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। इसके नीचे आपको वाइट फाइबर्स नज़र आएंगे जो ट्रैक्स बना रहे हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्राउन में, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर जो है वो एक कैविटी होती है जिसके अंदर CSF रन कर रहा होता है। इस लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल लेटरल आप जाएंगे तो थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है। थैलेमस के मज़ीद आप लेटरल जाएंगे तो हमारे पास फाइबर्स पड़े हुए होते हैं जिसको हम इंटरनल कैप्सूल बोल रहे होते हैं। इंटरनल कैप्सूल के अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होता है ये ग्लोबस पैलिडिस, ठीक है। ग्लोबस पैलिडिस के बाद फिर हमारे पास ये सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये बेसल न्यूक्लियाई बना रहा है। हमने कहा था थैलेमस के पास जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वो ग्लोबस पैलिडिस है। ग्लोबस पैलिडिस और प्यूटामेन मिलकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ, जो कि कोमा शेप्ड न्यूक्लियस है, उसके साथ मिलके जो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्पस स्ट्रिएटम बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में से फाइबर्स पास कर रहे हैं इंटरनल कैप्सूल के, तो यही कुछ फाइबर्स जो हैं वो ऊपर से गुजरते हैं जिसकी वजह से हमने इसका नाम कॉर्पस स्ट्रिएटम रखा है, स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस। ये थे बेसल न्यूक्लियाई के अंदर आने वाले 3 न्यूक्लियाई। उसके अलावा कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फंक्शनली लिंक्ड होते हैं टू द बेसल न्यूक्लियाई। दीज आर द सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई ऑफ डाईएन्सेफ्लोन। ये हम जब मिड ब्रेन और थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह पढ़ेंगे तो आप इन न्यूक्लियाई को पढ़ लेंगे। Axons from the substantia nigra of the midbrain terminate in the caudate nucleus and putamen. The subthalamic nuclei interconnect with the globus pallidus. अब हम फंक्शन की बात करते हैं। बेसल न्यूक्लियाई का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि इसने फाइबर्स को जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के तक ट्रैवल कराना है, ठीक है, या उन तक पहुंचाना है। ये कनेक्शन का काम करता है बेसल न्यूक्लियाई।
Basal nuclei receive the input from the cerebral cortex and provide the output to the motor parts of the cortex via the medial nuclei and ventral group nuclei of the thalamus. यानी बेसिकली जो बेसल न्यूक्लियाई का काम है वो क्या है कि कनेक्शन कराना है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी इनपुट नीचे से आ रही है ब्रेन के किसी भी बॉडी के पार्ट से, उसको ट्रैवल कराना है टू द पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द सेंसेशंस, जिसको भी हम पढ़ कर आए थे सेंसरी एरिया, जो पोस्ट सेंट्रल गायरस था, ठीक है, वहाँ तक ये फाइबर्स को ट्रैवल कराएगा। या फिर मोटर फाइबर को जो है वो लेकर आना फ्रॉम द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे पास कनेक्शन का काम करता है। कनेक्शन के अलावा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेसल न्यूक्लियाई का, वो उसका मूवमेंट से रिलेटेड है। मूवमेंट को रेगुलेट कराना, उसको इनिशिएट कराना, उसको टर्मिनेट कराना। जो प्यूटामेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटीसिपेट करते हैं बॉडी मूवमेंट को। एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस अकर्स प्रायर टू द आई मूवमेंट। प्यूटामेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी मूवमेंट के साथ, और आपकी जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, जो कोमा शेप्ड न्यूक्लियस है, उसका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आई मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। ग्लोबस पैलिडिस जो है वो मसल टोन के लिए मतलब फंक्शन करते हैं। मूवमेंट के अलावा जो बेसल न्यूक्लियाई का और फंक्शन है वो है सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, कि जो आपके कॉन्शियस में नहीं है वो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑटोमेटिक आर्म स्विंग्स वाइल वॉकिंग। जब आप चल रहे होते हो तो चलते हुए जब आपकी बाजू जो हैं वो स्विंग कर रहे होते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मूवमेंट, जो कि कंट्रोल की जाती है बाय द बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई का मोटर के अलावा, कनेक्शन के अलावा, सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन के अलावा कॉग्निटिव से रिलेटेड भी फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अटेंशन, मेमोरी, प्लानिंग वगैरह। अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो फिर बेसल न्यूक्लियाई के डिसऑर्डर्स जो हैं वो मूवमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, कॉग्निशन को भी करते हैं, एंड सम बिहेवियर को भी करते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे। एक डिज़ीज़ का नाम है पार्किंसंस डिजीज़। जिसके जो हॉलमार्क साइंस होते हैं वो ब्रेडिकाइनेजिया, स्टिफनेस, मसल रिजिडिटी होती है, ठीक है। इस डिसऑर्डर में बेसिकली क्या हो रहा होता है, यानी ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब है कि स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट जो है वो स्लो स्पीड से हो रही होती है। मसल की रिजिडिटी बढ़ी हुई, मसल्स स्टिफ हुए हुए होते हैं, बहुत हार्ड हुए हुए होते हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर जो बेसल न्यूक्लियाई के अंदर डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजेनरेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके आपको जो है वो लॉस होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। हंटिंगटन डिजीज़, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन न्यूक्लियस के न्यूरॉन्स डीजेनरेशन में जाना शुरू हो जाते हैं विद द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स दैट नॉर्मली रिलीज द गाबा एंड एसिटाइलकोलिन। इसमें उन न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है जो गाबा या एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करते हैं, और ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। द की साइन ऑफ दिस हंटिंगटन डिजीज़ इज़ कोरिया, ठीक है। इसका क्या है कि इसमें रैपिड एंड जर्की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता, ऐसे ही हो रही होती हैं। प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशंस ऑल्सो अकर। सिम्टम्स इसके 30 to 40 ईयर्स तक अपीयर नहीं होते, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट सिम्टम अपीयर आफ्टर 10 to 20 ईयर्स, जब पहला सिम्टम अपीयर होता है उसके बाद जो है वो डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज टूरेट सिंड्रोम। टूरेट सिंड्रोम जो है उसमें हमारे पास क्या होता है,
कि ये डिसऑर्डर है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स एंड द यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट और अननेसेसरी साउंड्स और द वर्ड्स, जिसको हम मोटर टिक्स या वोकल टिक्स बोलते हैं। यानी इनवॉलंटरी जो है वो बॉडी मूव करी और इसी तरह से अननेसेसरी साउंड्स या वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉज इज़ अननोन है। हमें जो है वो ये भी पता चला रिसर्च से कि अगर आपके न्यूरल सर्किट्स बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में जो कॉग्निटिव न्यूरल सर्किट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएं तो इसमें कॉग्निटिव रिलेटेड सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं सच एज शिज़ोफ्रेनिया एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। शिज़ोफ्रेनिया क्या है कि एक्सेसिव डोपामिन एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉजेज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस डिल्यूजन्स, पैरोनिया एंड द हेल्यूसिनेशंस। ठीक है, कि यानी जो चीज़ें उसकी रियलिटी में नहीं है लेकिन वो उसे सोच रहा है और ये अज्यूम कर रहा है कि वो रियलिटी के अंदर है, और इसी तरह से हेल्यूसिनेशंस भी जो चीज़ें अपीयर नहीं होती उसकी इमेजिनेशन में वो उसे नज़र आती हैं। पीपल विद OCD एक्सपीरियंस रेपिटेटिव थाट्स, जिसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं, दैट कॉजेज द रेपिटेटिव बिहेवियर, जिसको हम कंपल्शंस बोलते हैं, दैट दे फील ऑब्लिगेट टू परफॉर्म। इसके एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि एक पर्सन विद द OCD माइट हैव रेपिटेटिव थाट्स अबाउट समवन ब्रेकिंग इनटू द हाउस। These thoughts might drive that person to check the doors of the house over and over again। एक बंदा बार बार ये सोचता है कि कोई मेरा घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये उसकी बार बार थॉट है। दिस इज़ नोन एज ऑब्सेशन। और बार बार जब वो अपनी डोर नॉक को चेक करने के लिए उठता है तो दिस इज़ द कंपल्शन। और ये हमारे पास एक एग्जांपल है या एक्सप्लेनेशन है OCD की, कि उसकी बार बार थॉट्स हो रही होती हैं और बार बार उसकी उन थॉट से रिलेटेड कोई बिहेवियर आ रहा होता है। नेक्स्ट, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी अभी कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को इंसर्कल किया हुआ होता है कॉर्पस कैलोसम एंड द इनर बॉर्डर ऑफ द सेरिब्रम, द फ्लोर ऑफ द डाइनसेफ्लोन दैट कॉन्स्टिट्यूट द लिम्बिक सिस्टम। ये अब आपको समझ आ जाएगी। ये जो सारा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हाईलाइट हुआ हुआ है दिस इज़ द लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे पास इसी तरह से सैजिटल सेक्शन है। हमने क्या कहा कि अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को इंसर्कल किए हुए होता है सेरिब्रम को, और इस तरह से आपके फ्लोर ऑफ द डाइनसेफ्लोन को इंसर्कल किया हुआ था। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज लिम्बिक सिस्टम। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं या ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, अब हमने ये पढ़ना है। लिम्बिक सिस्टम इज़ formed by the cingulate gyrus, the parahippocampal gyrus and the hippocampus, dentate gyrus, amygdala, septal nuclei, mammillary bodies, the two nuclei of the thalamus named as anterior nuclei and the medial nuclei, olfactory bulb, fornix, stria terminalis, stria medullaris, medial forebrain bundle and mammillothalamic tracts। ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर आपका लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। अब ये सारे जो स्ट्रक्चर्स के नाम हमने पढ़े हैं वो सारी ये यहाँ पे हमने जो है वो इनको नेम दिया हुआ है। दिस इज़ द सिंगुलेट गायरस, ठीक है, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारा कॉर्पस कैलोसम है। ऑल्फैक्टरी बल्ब, अमेगडला। अमेगडला हमने कहा था कॉर्डेट न्यूक्लियस के एंड पे जो हमें एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है दिस इज द अमेगडला। उसके अलावा ये हमारे पास डेंटेट गायरस है, हिप्पोकैम्पस है, स्ट्रिया टर्मिनालिस है, स्ट्रिया मेडुलरिस है। ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो सारे मिलकर आपका लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। ये भी हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया एक और डायग्राम के अंदर।
नाउ द फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन हम इसको कहते हैं। ये सारी जो इमोशंस होती हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, उन सबको कंट्रोल करता है। डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस की गई जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम को इनएक्टिवेट कर दिया या एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद में हमने उसका रिज़ल्ट देखा तो फिर हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, आपकी इमोशन से रिलेटेड है। वन पोर्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, द हिप्पोकैम्पस, इज़ unique among the structures of the CNS because it has cells reported to be capable of mitosis. लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हमने कहा था हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के अंदर सेल्स होते हैं जो कि माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी, मे डिवेलप न्यू न्यूरॉन्स इवन इन द एल्डरी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेरिब्रम, बेसल न्यूक्लियाई एंड लिम्बिक सिस्टम पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।